नमस्कार। आज हम लोग हरिहर काका कहानी पढ़ रहे हैं। काका चाचा। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में है, अर्थात लेखक स्वयं एक पात्र बना हुआ है। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी गया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। हरिहर काका लेखक के घर के पास रहते हैं और बचपन से ही लेखक को अपने पिता की तरह प्यार करते हैं। जब भी आवश्यक हुआ उसे कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे। लेकिन आज 2 दिन से कुछ ऐसा हो रहा है कि हरिहर काका लेखक के पूछने पर भी कोई बात नहीं बताते। पहले हर बात अपनी हर दुख दर्द, हर बात सुख दुख को लेखक के साथ बांटते थे। तो आज इधर क्या हो गया ऐसा कि हरिहर काका चुप क्यों है? ऐसी कौन सी बात हो गई? समाज से उन्हें ऐसा क्या मिला कि हरिहर काका आश्चर्यचकित हो गए, बात नहीं हो पा रही और एक शब्द और कहते हैं, निस्तब्ध रह गए। यही इस कहानी का सार है। कहानी जब शुरू होती है कि बिहार राज्य में आरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हुसैन बाजार बस स्टैंड के पास एक गांव है। उस गांव की ये खासियत है कि पश्चिम दिशा में एक बड़ा सा तालाब है, बीच में बरगद का पेड़ है और गांव की पूर्व दिशा में एक ठाकुर बाड़ी है। ठाकुर बाड़ी अर्थात एक मंदिर है। अब ये ठाकुर बाड़ी उस इलाके की प्रसिद्ध ठाकुर बाड़ी है। कब स्थापना हुई पता नहीं। ये कहा जाता है, गांव के लोग कहते हैं कि एक साधु यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने मूर्ति कोई रख ली छोटी सी और पूजा करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग वहां पर आने लगे, पूजा पाठ करने लगे और अपनी कोई भी बात, कोई भी मन्नत, कोई भी इच्छा मांगते थे और वो इच्छा जब पूरी हो गई तो रुपए, पैसे, जेवर, जमीन आदि देने लगे और धीरे धीरे करके ठाकुर बाड़ी का भव्य स्वरूप दिखाई देने लगा। उस इलाके की विशेष ठाकुर बाड़ी कही जाने लगी। आज के समय में ठाकुर बाड़ी के पास लगभग 20 बीघे जमीन है और रुपए, पैसा, धन आदि तो है। एक धार्मिक समिति है जो हर 3 वर्ष में एक महंत और पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुर बाड़ी का मुख्य काम है लोगों के भीतर भक्ति भावना पैदा करना, धार्मिक, आध्यात्मिक इच्छा, जागरूकता, जिज्ञासाओं की पूर्ति करना। यदि गांव में कोई मुश्किल आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ गया या कुछ और परेशानी आ गई तो गांव के लोग ठाकुर बाड़ी में ही शरण लेते हैं। गांव में कोई भी त्योहार होगा, होली, दिवाली, सबसे पहले ठाकुर जी के साथ होली खेली जाएगी या दिवाली है तो दीपक जलाया जाएगा, ये काम। और फसल का भी पहला हिस्सा अगम ठाकुर बाड़ी में दिया जाता है। ठाकुर बाड़ी के साथ लोगों का घनिष्ठ संबंध रहा। लेकिन इधर जो घटना घटित हुई, हरिहर काका ठाकुर बाड़ी में अब नहीं जाते। हरिहर काका के परिवार ये 4 भाई हैं। कुल 60 बीघे जमीन है, 15-15 बीघे एक एक के हिस्से में आती है। सभी की शादियां हो गई। हरिहर काका के 2 विवाह हुए थे, दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई, उनके कोई संतान नहीं। बाकी जो बड़े भाई हैं उनके बच्चे, उनकी शादियां हो गई। घर में इस समय कुल 5 महिलाएं हैं। संयुक्त परिवार होने के कारण भाइयों ने इनका देखभाल, इनकी देखरेख का जिम्मा सभी ने लिया। सभी की पत्नियों का इनकी देखभाल का जिम्मा था। धीरे धीरे करते करते गांव में जिस तरह की स्थिति होती है, खाना बनना है, खुद बनाया, चौका इनका खाना बना के घर में रख लिया गया और फिर जब भी कभी हरिहर काका आ रहे हैं तो इनको कभी खाना परोस दिया, कभी देरी हो गई, कभी ठंडा खाना मिल रहा है। धीरे धीरे करते करते हरिहर काका को यहाँ पर कुछ अपनापन का अभाव नजर आने लगा। एक दिन इनका जो एक भतीजा शहर में नौकरी करता था, उसका एक दोस्त आया। घर में कुछ उसके लिए खाना बन रहा था। हरिहर काका को लगा कि आज मुझे कुछ अच्छा खाना मिलेगा। दोपहर में भाई लोग खेत से लौट कर आ गए, उन्होंने खाना खाया, चले गए। घर में सभी ने खा लिया। हरिहर काका बहुत देर इंतजार करते रहे और उसके बाद हरिहर काका खुद आए, हवेली के अंदर आए
और आकर के उन्होंने खाना मांगा। जो उम्मीद थी कि पूरी सब्जी रायता बढ़िया खाना मिलेगा, वो न मिला, बल्कि उसकी जगह चावल भात अचार मिला। देखते ही हरिहर काका को गुस्सा आ गया और क्रोध में उन्होंने वो थाली उठाकर फेंक दी और जो भाई की पत्नी थी उससे कहा कि तुम लोग ये सोचते हो कि खाना तुम्हारे ऊपर मैं हूं, तुम्हारा दिया हुआ खाता हूं, तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं 15 बीघे जमीन का मालिक हूं, अगर मैं चाहूं तो अलग भी रहकर खा सकता हूं। जब ये घटना घटित हो रही थी, उसी समय गांव के जो ठाकुरबाड़ी के पुजारी थे वो उस दिन वहीं पर आए हुए थे। उन्होंने जैसे ही सुना, उनके कान खड़े हो गए। तुरंत महंत के पास गए और जाकर के सारी घटना बता दी। इधर क्रोध में हरिहर काका अपने भाइयों से शिकायत करने खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही महंत जी मिल गए, अपने साथ ठाकुरबाड़ी में ले गए, कमरे में बिठाया, समझाया कि देखो तुम्हारे कुछ पूर्व जन्म का अपराध पाप रहा होगा, तभी तो तुम्हारे इस जन्म में ना तो तुम्हारी पत्नी है और ना ही तुम्हारी कोई संतान। अगर तुम ठाकुरबाड़ी में रहोगे, यहाँ पर रहकर धर्म के प्रवचन सुनोगे, धार्मिक कार्य में मन लगाओगे, तो तुम्हारा ये जन्म तो सुधरेगा ही, आगे का जन्म भी सुधर जाएगा। अब दूसरी तरफ शाम को जब हरिहर काका के भाई खेत से लौट कर आए, उन्होंने जब ये बात पता लगी, तीनों भाई परेशान हो गए। दौड़ते हुए ठाकुरबाड़ी पहुंचे और वहां से वापस चलने के लिए कहने लगे, लेकिन महंत और पुजारी आदि लोगों ने समझाया, कोई बात नहीं, इस समय हरिहर काका बेचैन है, तो आज हरिहर काका को यहीं रहने दो, इसके बाद हरिहर काका को कल सुबह ले जाना। हरिहर काका के लिए अच्छे कमरा, बिस्तर, बढ़िया खाना और स्वयं महंत जी ने बैठ करके उन्हें प्रवचन दिया, धार्मिक प्रवचन। अब हरिहर काका आराम से रह रहे, लेकिन रात में सोए, लेकिन उधर सुबह होते ही हरिहर काका के भाई, उनको नींद नहीं आ रही थी, वो जैसे ही सुबह हुई वो तुरंत हरिहर काका से मिलने पहुंचे, हरिहर काका से माफी मांगी और माफी मांगने पांव पकड़कर रोने लगे और खून के रिश्ते की बात फैलाई। हरिहर काका उनके साथ घर लौट आए। अब घर जब आ गए तो हरिहर काका का बहुत ध्यान रखा जाने लगा। हरिहर काका समझ गए ये जो कुछ है महंत की कारगुजारी है, अगर महंत मुझे एक रात अपने यहाँ नहीं रखते तो मेरे भाई मेरे साथ ऐसा नहीं करते। धीरे धीरे करके महंत की कोशिश थी कि किसी तरह ठाकुरबाड़ी के नाम हरिहर काका अपनी जमीन लिख दें, और उधर भाई भी चाहते थे कि जमीन हमारे नाम आ जाए, लेकिन हरिहर काका कुछ नहीं कर रहे। गांव में भी दो गुट बन गए, एक गुट कहता था ठाकुरबाड़ी की जमीन दे देनी चाहिए और दूसरा गुट कहता था कि हरिहर काका को जमीन अपने भाइयों के नाम करनी चाहिए थी। अब ये सब चल ही रहा था, लेकिन हरिहर काका ने सोच लिया, कह भी दिया कि मैं मर जाऊंगा तो भाइयों को जमीन स्वयं मिल जाएगी, मैं किसी के नाम जमीन नहीं करूंगा। और महंत जी भी तरह तरह के लालच दे रहे थे, हरिहर काका कब्जे में नहीं आए। एक रात महंत अपने कुछ संगी साथियों के साथ आए और हरिहर काका का अपहरण करके हरिहर काका को ले गए। भाइयों ने यह सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई हमला हमारे साथ हो सकता है। अब क्या हो, हरिहर काका के भाई उन्हें ढूंढने के लिए निकले। जब वो ठाकुरबाड़ी में पहुंचे, वहां बिल्कुल शांति थी, कोई आवाज नहीं। उन्हें लगा हो सकता है डाकू लोग हरिहर काका को ले गए होंगे, उनको रकम चाहिए। जब ये जाने को ही थे, तभी कुछ थोड़ी सी आवाज सुनाई दी। अब क्या हो, समझ गए हरिहर काका इसी ठाकुरबाड़ी के भीतर है। ठाकुरबाड़ी का वो फाटक पीटने लगे, लेकिन कोई वैसे आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन छत से पत्थर ईंट गिरने लगे। अब ये लोग संभले हथियार संभालते, तब तक तो कमरों से, ठाकुरबाड़ी की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। अब ये लोग वहां से भागे और सीधे पुलिस के पास, पुलिस थाने में पहुंचे, वहां से लेकर के आए। अब हरिहर काका को महंत ने एक सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया, अनपढ़ हरिहर काका थे, और इनको डांटा, समझाया, तरह तरह से प्रताड़ित किया। जब पुलिस के दरोगा जवान अंदर आए और ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज दी, तो कोई आवाज नहीं थी।
अब रात भर क्या किया जाए, ये लोग वहीं रहे, घेरा डाले रहे। सुबह हुई, उम्मीद थी कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, महंत और उनके साथियों को। सुबह होने के समय जब फाटक खुला तो देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा, लगभग 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति, साधु, आकर के ठाकुरबाड़ी का दरवाजा खोलता है और बताता है कि यहाँ इस समय कोई नहीं। पुलिस अंदर गई, तलाशी ली, कहीं कोई भी नहीं था, सारे कमरे खाली पड़े हुए थे, केवल एक कमरा बंद था। पूछा तो बताया इसमें राशन है, महंत के पास चाबी है। अब निर्णय ले ही रहे थे कि ताला तोड़ा जाए या न तोड़ा जाए, तब तक कुछ आवाज हुई तो ताला तोड़कर ये देखा गया कि हरिहर काका, जिनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है, बहुत बुरी दशा में थे। भाइयों को बहुत क्रोध आ रहा था कि महंत ने मेरे भाई के साथ कैसा कर दिया। इसके बाद हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज किया कि ये लोग जो महंत के साथी हैं, इन्होंने मुझे मारा पीटा, सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया और उसके बाद एक गुप्त दरवाजे से यहाँ से चले। अब हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के साथ रहने लगे और भाई उन्हें बहुत संभाल कर रखते थे, सुरक्षित रखते थे। रात में एक न एक भाई पहरा दिया करता था। अब ठाकुरबाड़ी की तरफ कोई लोग नहीं जाते थे। ठाकुरबाड़ी में भी बहुत सारे कुछ अजनबी लोगों का गुट आ गया था। उनकी कार्यवाहियां शुरू हो गई थी, उनकी कुछ गतिविधियां शुरू हो गई थी। किसान लोग भी नहीं जाते, बच्चे भी नहीं जाते थे। हरिहर काका की समझ में आ गया कि मैं अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा। इधर भाई लोग भी बराबर समझा रहे थे कि तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, तुम्हें महंत से कोई खतरा नहीं। जब भाइयों की बात हरिहर काका ने नहीं सुनी तो एक दिन वही सब कुछ घटित हुआ जो महंत ने किया। इन्होंने कहा कि सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे और गांव के लोगों को कोई सूचना नहीं मिलेगी। हरिहर काका घर से बाहर निकलना चाह रहे थे, मुंह खुला था, चिल्लाया, लोगों को सुनाई दिया और जो ठाकुरबाड़ी या महंत के समर्थक थे उन्होंने जाकर महंत को बताया। महंत तुरंत पुलिस लेकर वहां पहुंचे और वहां देखा कि हरिहर काका बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। उनके हाथ पैर बंधे हैं, कपड़े ठूसे हुए हैं मुंह में और उनकी मारपीट भी की गई है। भाइयों ने भी कागज पर अंगूठा लगवाया। अब पुलिस के सामने बयान दर्ज हो गया। भाई लोग भाग गए थे, इसलिए कुछ और लोग गिरफ्तार हुए थे। हरिहर काका इस घटना के बाद अलग रहने लगे और पुलिस के 4 सिपाही उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। हरिहर काका के भाइयों ने भी प्रयास किया था कि उनको सिपाही मिले ताकि महंत कोई गलत काम न कर पाए, और महंत ने भी कोशिश की थी कि पुलिस व्यवस्था मिले ताकि हरिहर काका के भाई जमीन अपने नाम न कर पाए। और इस घटना के बाद हरिहर काका का मन इतना उदास हो गया, निराश हो गया कि उन्हें लगने लगा कि अब इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। किसी से भी बात करने का उनका मन नहीं करता था। वो हमेशा चुपचाप बैठे रहते थे, उदास रहते थे। और इसी दौर में लेखक 2 बार जा चुका है, उनसे बात करना चाहता है लेकिन वो बात नहीं करते क्योंकि उनका मन, उनका विश्वास दुनिया के संबंधों से उठ गया है। तो इस प्रकार हरिहर काका कहानी हमारे समाज के एकाकी वृद्धों की दयनीय अवस्था का चित्रण करती है और साथ ही हमें सचेत करती है कि हमें अपने आसपास के एकाकी परिवार वाले या अकेले रहने वाले असहाय वृद्धों के प्रति कुछ कार्य करना होगा, अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। तभी आज के अर्थ में, आज के संदर्भ में हम इस शिक्षा, इस पाठ से कुछ शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। धन्यवाद।